हेलो फ्रेंड्स, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच लाए हैं माउंटेन अर्थात पर्वत। तो हम देखते हैं कि पर्वतों से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्वत कहते किसे हैं और पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ और ये किस प्रकार अस्तित्व में आए। तो पर्वतों की डेफिनेशन मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, या कर देता हूं कि पर्वत कहते किसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत किसे कहते हैं। तो देखो, हम बता रहा हूं कि पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला वह ऊंचा भूभाग जिसके दोनों ढाल तीव्र हों और शीर्ष संकुचित हो अर्थात नुकीला हो और ऊंचाई 500 मीटर से अधिक हो को पर्वत कहा जाता है। और पर्वत जो है ना, क्या है, एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध रूप में फैले होते हैं। पर्वत क्या है, श्रृंखलाबद्ध रूप में फैले होते हैं। तो एक लाइन में क्लियर है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह ऊंचा भूभाग जिसके दोनों ढाल तीव्र हो, शीर्ष संकुचित हो, ऊंचाई 500 मीटर से अधिक हो को पर्वत कहा जाता है। पर्वतों में क्या क्या चीज पाई जाती हैं देखते हैं। तो पर्वतों में सबसे पहला है आपका पर्वत श्रेणी, फिर है आपका पर्वत श्रृंखला, फिर आपका पहाड़ी हिल्स, फिर आपका पठार प्लेटियू, फिर आपका घाटियां, वैली, दर्रे जिसे पास बोलते हैं। तो पर्वतों में क्या पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं और पर्वत श्रृंखला, पहाड़ियां, दर्रे, घाटियां और पठार पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पर्वत होते हैं वो अपनति और अभिनति के रूप में फैले होते हैं। अपनति जो शीर्ष भाग होता है और अभिनति जो घाटी क्षेत्र होता है। तो यहां पर हमारी घाटियां पाई जाती हैं, ये हमारी घाटी हैं और घाटियों में ये आपके दर्रे पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं पर्वत श्रेणियां कहते किसे हैं, पर्वत श्रेणियां हमारी है क्या। तो ये पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई श्रेणियों को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। एक दूसरे के समानांतर फैली हुई श्रेणियों को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, तो पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण होता है, तो पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, अलग अलग युग में हुई श्रेणियों के निर्माण, जो अलग अलग युग में जिन श्रेणियों का निर्माण हुआ और उनसे बनी श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अर्थात अलग अलग युगों में जिन श्रेणियों का निर्माण हुआ और उनसे बनी श्रृंखला क्या कहलाती है, पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। फिर हम देखते हैं पहाड़ियां किसे कहते हैं, तो पर्वतों का लघु रूप अर्थात छोटा रूप, उसे हिल्स या पहाड़ियां कहते हैं। हिल्स या पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो लगभग 300 से ऊपर होती है, 300 मीटर से ऊपर होती है। पठार किसे कहते हैं, तो देखो पठार जना कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पठार जना अंतरा पर्वतीय पठार भी होते हैं, गिरिपदीय पठार भी होते हैं, लेकिन ये किसके सहारे फैले होते हैं, पर्वतों के सहारे
फैले होते हैं। अब हम देखते हैं घाटियाँ। तो जब अवनति और अभिनति के रूप में जो निचला भाग होता है वह हमारी घाटियाँ होती हैं, और जो निचला भाग होता है वो शीर्ष अर्थात पर्वत कहलाता है। फिर हम देखते हैं दर्रे। दर्रे अर्थात दर्रे किसे कहते हैं? तो पर्वतों में जो रास्ते बने होते हैं, जो बीहड़ क्षेत्र होते हैं, घने जंगलों से भरे होते हैं, उन्हें हम पास या दर्रे कहते हैं। अब हम एक चीज़ और आपको समझाते हैं। ये हमारा समुद्र स्तर है, समुद्र का जल स्तर है, और यहाँ से जब हम ऊपर चले तो ये हमारा जो भाग आया मैदान आया, मैदान जिसे फील्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, या इसे हम प्लेन भी कह सकते हैं, प्लेन। और इसके ऊपर आगे जब हम चलेंगे यहाँ पर तो ये आ गई हमारी यहाँ पर पठार, पठार प्लेटियो। इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमारी हिल्स आ गई, पहाड़ियाँ आ गई, पहाड़ियाँ आ गई। और जब इससे आगे हम चलेंगे तो ये हमारे पर्वत, पर्वत या माउंटेन आ गए। तो समुद्र तल से अगर हम ऊपर देखें तो अगर हम मैदानी भाग देखें तो हमारा धरातल से मैदानी भाग जो देखा जाता है वो 0 से 300 मीटर, 300 मीटर की ऊंचाई तक। और हम देखते हैं पठार, तो पठार को देखा इससे 300 मीटर तक, ठीक है। और पठार हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल से पाया जाने वाला वह ऊंचा भूभाग जिसकी ऊंचाई 165 मीटर से अधिक होती है, जिसकी ऊंचाई 165 मीटर से अधिक होती है, 165 मीटर से ऊपर है। और ऊपर आपकी 4000 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकते हैं, 4000 या 5000 या इससे भी अधिक ऊंचाई तक के हो सकते हैं, जिन्हें हम पठार कहते हैं। पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ होती हैं वे छोटी छोटी होती हैं। अगर ऊंचाई अगर के हिसाब से देखा जाए आपका, तो हिल्स जो है ना आपके जो हैं पर्वतों पर भी पाई जा सकती हैं और पठारों पर भी हिल्स बन सकती हैं, पर्वतों पर भी और पठारों पर भी आपकी हिल्स या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और माउंटेन मैंने आपको समझाया है, पर्वत आपको समझाया है कि पृथ्वी के धरातल से जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से अधिक होगी वो पर्वत कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? माउंटेन कहलाएगा। अब ये मैंने आपको समझाया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण हुआ कैसे, पर्वतों का निर्माण हुआ कैसे। तो देखो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको अभी मैंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ उसके बारे में हम डिस्कस करूँगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमारा क्रस्ट भाग है, मैं आपको पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट भाग होता है। और क्रस्ट भाग में 25 छोटी प्लेटें और लगभग 7 बड़ी प्लेटें जो है ना क्रस्ट भाग में गति कर रही हैं। तो अब इसी गति के कारण ही जो है ना हमारे माउंटेन या आपके क्या कहते हैं अर्थात पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम किस प्रकार इनका निर्माण होता है। तो पृथ्वी में 3 गतियां मौजूद हैं। पहली है अभिसरण गति, अभिसरण गति। दूसरी है अपसरण, अपसरण गति। और तीसरी गति है आपकी संरक्षी, संरक्षी गति। तो हम आपको बता रहे हैं पहली अभिसरण गति, जब 2 असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष आती हैं या एक दूसरे की तरफ आती हैं। देखो ये 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यहाँ पर ये आकर के मिल गई हैं। तो हमने बताया कि जब 2 असमान घनत्व वाली प्लेटें, जब 2 असमान घनत्व वाली प्लेटें, जब 2 असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष आ रही हैं तो इसमें भारी प्लेट तो हल्की प्लेट के नीचे आ जाएगी, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे आएगी और हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी।
भारी प्लेट, जो हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, जिस कारण इसमें वलय पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? वलय, या फोल्डिंग हो जाएगा, या फोल्डेड हो जाएगा। इसे फोल्डेड या वलय या वलित या फोल्डेड कहते हैं। अर्थात वलय पड़ने के कारण ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है, या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, या नवीन पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार या नवीन पर्वत, मोड़दार पर्वत या नवीन पर्वत या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, या भ्रंश पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें ये सपोज करो हमारा क्रस्ट भाग है और इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर कर रहा है और एक इधर बल कार्य कर रहा है, इसे अपसरण गलती बोलते हैं। तो इस तरीके से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो जब इधर ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब जब टूट जाएगा तो यहां पर जो है ना इस तरीके से ये संरचना बन सकती है। तो बीच में आपकी घाटी बन सकती है, आपका महासागर भी बन सकता है, नए क्रस्ट की रचना होती है। लेकिन नए क्रस्ट की रचना होने के साथ साथ जब दोनों साइड में ये टीले खड़े होते रहे हैं, ये ऊपर को नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत बोलते हैं। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत कहते हैं। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत कहते हैं जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही होती है तो बीच में से टूट जाता है, और जो दोनों साइड में नुकीला भाग खड़ा रह जाता है उसे भ्रंश पर्वत कहा जाता है। तो हमने बताया भ्रंश पर्वत, बात क्लियर होगी। अब देखते हैं तीसरी गति है संरक्षी गति। क्या है? तीसरी गति है संरक्षी गति। देखो, संरक्षी गति से किसी प्रकार के पर्वतों का निर्माण नहीं होता। इससे या तो भूकंप जैसी परिघटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये इस टाइप से हैं, ये देखते हैं कि जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं ऊपर को, तो इसमें किसी प्रकार की ना तो कोई घर्षण पैदा होगा, ना किस तरीके कोई न पर्वतों का निर्माण होने का, ना मैदान का निर्माण होने का, किसी तरीके की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन अब हम देखते हैं एक प्लेट जा रही ऊपर को और एक प्लेट आ रही नीचे को, अर्थात इस तरीके से ये चल रही है। तो जब रगड़ा खाएगी अर्थात घर्षण उत्पन्न होगा तो भूकंप जैसी परिघटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम देखते हैं जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें अगर नीचे को आ रही हैं, दो असमान घनत्व वाली प्लेटें जब नीचे के लिए आ रही हैं तो इससे जो है ना किसी प्रकार का, किसी पर्वत का या किसी पहाड़ी का या किस तरीके का कोई निर्माण नहीं होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम ये देखते हैं पर्वत होते कितने प्रकार के हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं हम पर्वतों के प्रकार, पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। पर्वतों के प्रकार, पर्वत होते कितने प्रकार के हैं? तो हमने सबसे पहले पर्वत आपको बताया वलित पर्वत,
वलित पर्वत ब्रैकेट में ऑब्लिक मोड़दार पर्वत, या नवीन पर्वत। नवीन पर्वत। अब हम देखते हैं दूसरे कौन से पर्वत होते हैं। मैंने आपको बताया भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत, और आपके फिर होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अर्थात जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो के द्वारा भी पर्वतों का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, तो मैंने आपको बताया कि मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं, वलित पर्वत किसे कहते हैं और नवीन पर्वत किसे कहते हैं। हमने अभी प्लेटों के माध्यम से आपको समझाया और भ्रंश पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अब एक पर्वत आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी से किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है, तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक विखंडनीय पदार्थ निकल करके पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक विखंडनीय पदार्थ निकल करके पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल पदार्थ निकल कर आ रहा है जिसे मैग्मा कहा जाता है, तो मैग्मा दो प्रकार का होता है, एक तो अम्लीय होता है और एक होता है क्षारीय। क्या होता है, एक अम्लीय और क्षारीय, दूसरा होता है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय, तो देखो जब अम्लीय होगा अर्थात जब मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा 60% से 65% से अधिक होती है तो मैग्मा होगा अम्लीय, और जब 60% से अधिक होगा तो मैग्मा होगा क्षारीय। तो जब अम्लीय मैग्मा होगा तो वो गाढ़ा होता है और जो छिद्र के आसपास ही ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता और इकट्ठा होता रहता है, तो उससे एक माउंटेन अर्थात पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन जब क्षारीय मैग्मा होता है तो वो पतला होता है और दूर तक फैलता है, जिस कारण ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है, अर्थात प्लेटियो का, अर्थात वॉल्केनो प्लेटियो का निर्माण होता है। तो मैंने बताया कि ज्वालामुखी से पर्वतों का किस प्रकार निर्माण होता है। अब हम देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत के बारे में हम देखते हैं, जब कोई पर्वत, चाहे वो भ्रंश पर्वत हो, चाहे वो वलित पर्वत हो, चाहे वो ज्वालामुखी पर्वत हो, तो जब पर्वत घिस पिटकर या टूट फीटकर छोटे हो जाते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अगर हम देखें, अगर हम व्यक्ति के बारे में भी बात करें, तो जब कोई शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद युवावस्था में आता है और युवावस्था के बाद उसकी आयु ढलने लगती है और वो एक बुढ़ापे में पहुंच जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़े शरीर को क्या कहा जाता है कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, अब अवशेष मात्र बचे हैं। अब क्या बचे हैं, अवशेष मात्र बचे हैं। तो अवशिष्ट पर्वत आपके क्लियर हो गए, ज्वालामुखी पर्वत क्लियर हो गए, भ्रंश पर्वत आपके क्लियर हो गए और वलित पर्वत आपके क्लियर हो गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर आयु के हिसाब से देखा जाए कि किस किस युग में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पर्वतों का निर्माण किस किस समय पर हुआ, तो पहला है प्री कैम्ब्रियन युगीन। प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत, प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत। देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो इस समय जो है कंडीशन है प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत, और इसका जो समय माना जाता है
60 करोड़ वर्ष पूर्व, अर्थात 60 करोड़ वर्ष पहले। तो इसमें जो देखते हैं हम, दो पर्वत मिलते हैं। पहला है आपका फैरो स्कैंडिनेविया, जो आपका नॉर्वे में है, और दूसरा पर्वत का नाम मिलता है लॉरेंसियन पर्वत। और फिर इसके बाद जो आपका मिलता है कैलिडोनियन यूगीन। कैलिडोनियन यूगीन पर्वत। कैलिडोनियन यूगीन पर्वत कौन कौन से हैं? तो इनका जो समय है लगभग वो 44 से 35 करोड़ वर्ष पहले की बात है। और इसमें जो आपके पर्वतों का नाम मिलता है, इसमें एक ही पर्वत आते लेकिन और भी आते हैं, अरावली। इसमें अरावली, और जब पर्वतों को आगे पढ़ाऊंगा वहाँ सब बताऊंगा कौन कौन से किस समय टाइप पाए जाते हैं। तो अरावली ये भारत में पाया जाता है और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत बताया जाता है, जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्सिनियन यूगीन पर्वत। हर्सिनियन यूगीन पर्वत। तो हर्सिनियन यूगीन पर्वत का जो समय है लगभग 27 से 22 करोड़ वर्ष। अब इनमें जो पर्वतों का अगर देखते हैं हम, तो जैसे आपका विंध्यन जो आपका भारत में है, फिर देखते हैं हम सतपुड़ा, ये भी आपका भारत में है, फिर आपका ब्लैक फॉरेस्ट, पर्वत जो आपका जर्मनी में है, इसके बाद हम देखते हैं तृतीय यूगीन या ब्रैकेट में अल्पाइन यूगीन पर्वत। इनका जो समय है वो आपका 7 करोड़ से 10 लाख तक का जो समय है। इसमें अब इनमें जो पर्वत मिलते हैं आपके, जैसा आपका हिमालय, फिर आपका रॉकी, फिर आपका एंडीज, एटलस पर्वत जो आपका अफ्रीका में है। इसमें हिमालय पर्वत भारत और चीन में है, रॉकी पर्वत यूएसए में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, 7 देशों में फैला हुआ है, और एटलस पर्वत आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है, और आपका प्रेनीज जो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। तो मैंने आपको बताया कि पर्वत किन किन युग में किस प्रकार ये आए हैं, और जैसा मैं आगे पर्वतों को समझाऊंगा उसमें सारे पर्वतों के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार पर्वत आए हैं, किस प्रकार नहीं आए हैं। तो अब हम कल की वीडियो में हम जो बनाएंगे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज मैंने आपको डेफिनेशन समझाई और आपको बताया कि पर्वतों में होता क्या क्या चीज़ है या क्या क्या चीज़ में पाए जाते हैं, और इसमें बताया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, और मैंने बताया किस किस युग में लगभग कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू दोस्तों। कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।